इंडिया अब एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। या फिल्म्स भी बन रहे हैं। ये है हमारा हिंदू राष्ट्र। एक दिन यहाँ पर भगवा लहराएगा। कुछ सॉन्ग्स भी ट्रेंडिंग में है। रिलीजियस लीडर आपको ओपनली स्टेटमेंट देते हुए दिखेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। कौन कौन तैयार है? इसका इम्पैक्ट ये है कि अब देश में एक माहौल बना है, लोगों के बीच में एक सेंटीमेंट क्रिएट हो चुका है। एंड मोदी जी ने भी अपने नेक्स्ट टर्म में कुछ बड़े फैसले लेने की बात कही है। मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। सपोज इन केस इंडिया एक हिंदू राष्ट्र बन गया तो देश के लिए ये हानिकारक है या फिर फायदेमंद है। सेकेंड, इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हमको देखने मिल सकते हैं। अगर आपको इसे समझना है तो फर्स्ट ये समझना होगा कि कैसे एक सेकुलर कंट्री एक रिलीजियस कंट्री बनती है और कैसे उसे एक धर्म की पहचान मिलती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस्लामिक ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दूसरे रिलीजियस कंट्री जैसे कि बर्मा, वेटिकन सिटी वगैरह। इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए हमें यूरोप में 100 साल पीछे जाना होगा। उस जमाने में जब इस देश ने दुनिया को कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट जैसी आइडियोलॉजी दी जिसने पूरा विश्व बदल के रख दिया। कैपिटलिस्ट जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, जहाँ पर देश की कंपनीज प्राइवेट लोग ओन करते हैं, वही कम्युनिस्ट जैसे कंट्री जैसे कि रशिया, चाइना, जहाँ पे कंपनी ज्यादातर सरकार ओन करती है। बट यहाँ पे इन दोनों आइडियोलॉजी को रोनते हुए जर्मनी में एक आइडियोलॉजी ने जन्म लिया था। उस आइडियोलॉजी का नाम था नाजी आइडियोलॉजी। जर्मनी के वॉर या जूस होलोकॉस्ट के बारे में आप सब लोग जानते हैं, बट शायद ये अपने हिटलर के रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के बारे में कभी सुना होगा। जर्मनी के हिटलर के रूल के दौरान पॉजिटिव क्रिश्चियनिटी नाम से एक नया रिलीजन शुरू किया गया था जो देश का ऑफिशियल रिलीजन भी था। आपको बता दूं कि इसका एक अलग से फ्लैग था, इसका लोगो था और इसके कई धर्मगुरु भी थे। वैसे आप इस धर्म के लोगों को देखकर ये तो पहचान ही गए होंगे कि ये किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। ईयर था 1931। पॉजिटिव क्रिश्चियनिटी के तहत जर्मन क्रिश्चियन मूवमेंट की शुरुआत हो गई। इसके अंडर देश में एक रिलीजन के अंडर लाने की बात होने लगी। हिटलर ने इसके लिए प्रोटेस्टेंट चर्च के लीडर के रूप में लुडविग मिलर को चुना, जिसने हिटलर को भी प्रोटेस्टेंट के बीच में रिप्रेजेंट किया, वो भी एज अ जर्मन हीरो। लुडविग मिलर वही व्यक्ति था जिसने मोस्ट कंट्रोवर्शियल रेशियल आर्यन सेमिनार को अरेंज करवाया था, जिसमें लोगों का फेयर स्किन, उनकी ब्लू आंखें, उनके ब्लोंड हेयर से ये डिसाइड होता कि वो नागरिक ट्रू जर्मन क्रिश्चियन है या फिर वो कोई कॉन्फेसिंग चर्च का मेंबर है जो हिटलर को अपोज करता था। वही क्रिश्चियनिटी के दूसरे सेक्ट जैसे कि कैथलिक चर्च, जूस, इस हिटलर के पॉजिटिव क्रिश्चियनिटी में फिट नहीं बैठते। जरा सोच कर देखो, आप एक रियल जर्मन क्रिश्चियन हो या नहीं, ये आपके चेहरे से पता चलेगा, आपके आंखों से डिसाइड होगा, आपके बालों से डिसाइड होगा। ये काम करने के लिए हिटलर ने कई सारे प्रो नाजी धर्मगुरु को पूरे जर्मनी में इम्प्लीमेंट करके रखा था। देखो, अगर आप इस इंसिडेंट को अगर गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा धर्म सिर्फ नाम का था। हिटलर को क्रिश्चियंस का सपोर्ट चाहिए था और हिटलर को पता था कि धार्मिक सपोर्ट के बिना वो पावर को लॉन्ग टर्म मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने रिलीजियस लीडर की हेल्प ली और उसने अपनी पॉलिसीज को पॉजिटिव क्रिश्चियन के पॉलिसी के साथ लोगों में प्रमोट किया। लोग वैसे तो जानते हैं कि हिटलर ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के चलते 6 मिलियन जूस को मारा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि हिटलर सिर्फ जूस से नफरत करता था तो आप गलत हो। उसने पावर में आने के बाद क्रिश्चियंस के खिलाफ भी कई सारे बड़े कदम उठाए। उसने लगभग 700 धार्मिक लीडर को अरेस्ट करवाया और आगे चल के उसके आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले क्रिश्चियनिटी सेक्ट को भी उसने जेल में डालना शुरू कर दिया। सोचो, क्रिश्चियनिटी के दोनों सेगमेंट जो हिटलर को सपोर्ट करते थे और जो हिटलर के अगेंस्ट थे, उस दोनों को हिटलर ने जेल में डाला। क्योंकि एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो होता है ना, वो सिर्फ अपने आइडियोलॉजी से प्यार करता है। इसलिए जब किसी सोसाइटी या फिर देश का झुकाव एक धर्म की तरफ बढ़ता है तो इससे काफी डेडली कॉन्सिक्वेंस उस कंट्री को फेस करने पड़ते हैं। हिटलर के
एक्सट्रीमिज्म बढ़ने से जर्मनी अपना एक एक इंटेलेक्चुअल को खोता चला गया। यहाँ पे सिर्फ ज्यू साइंटिस्ट की बात नहीं हो रही है, बल्कि बहुत सारे क्रिश्चियन साइंटिस्ट भी थे जो परसिक्यूट होने के डर से जर्मनी को छोड़कर भागने लगे। इसके अंडर राइटर्स थे, म्यूजिशियन थे, स्कॉलर्स थे, आर्टिस्ट थे, सभी लोग यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप के अदर कंट्रीज में मूव करने लगे। एक्चुअली ये वही मोमेंट था जहाँ पे जर्मनी वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले ही हार गया था, जहाँ देश के इतने बड़े इंटेलेक्चुअल लोग देश छोड़कर भागने लगे थे, जिसमें काफी बड़े नाम थे जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें कौन नहीं जानता, रॉकेट एंड स्पेस इंजीनियर वर्नर ब्राउन, आर्थर जिन्होंने V2 रॉकेट बनाया था जो अमेरिका के अपोलो मिशन में काम आया था, हेबर्ट स्ट्रैंगहोल्ड जिन्हें फादर ऑफ स्पेस मेडिसिन भी कहा जाता है, हैंस ओहेन जिन्होंने जेट टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। ऐसे 1600 से भी ज्यादा साइंटिस्ट एंड 1.5 लाख से ज्यादा आम लोग जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट 5 ईयर में रेशियल, रिलीजियस एंड एक्सट्रीमिज्म के चलते छोड़कर दूसरे कंट्री में शिफ्ट होने लगे। जरा सोच कर देखो किस लेवल पे हिटलर ने अपने कंट्री को डैमेज किया था। एडॉल्फ हिटलर के नाजी रेजिम के दौरान जर्मनी तो अपना इंटेलेक्चुअल कैपिटल को लॉस करता गया, बट वही दूसरी ओर अमेरिका जैसी कंट्री और ना सिर्फ अपने इंटेलेक्चुअल कैपिटल को बढ़ाया बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हासिल की, जो लॉन्ग टर्म में उन्हें वर्ल्ड के डोमिनेंस करने में भी काफी यूजफुल रही। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में कई केसेस में हमें देखने मिलता है कि पर्टिकुलर एक कंट्री एक कम्युनिटी को ही खो देती है। जैसे ईरान के केस में हमने देखा जोरोस्ट्रियन को खोया उसने, जर्मनी के केस में हमने देखा कि उसने ज्यूस को खोया। बट वही दूसरी ओर अमेरिका ने सेकुलरिज्म पॉलिसी दिखाई और कुछ ऐसी ही पॉलिसीज इंडिया ने भी हिस्ट्री में कई बार दिखाई है। कई ऐसे केसेस देखने मिले हैं जब इंडिया ने सेकुलरिज्म के चलते कई कम्युनिटीज को बचाया है, जैसे कि ईरान एंड सीरियन से भगाए गए पारसी एंड सीरियन क्रिश्चियन जिन्हें इंडिया में जगह दी गई थी, लेकिन आज वो इंडिया के एजुकेशनल प्रोवाइडर है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल आपको इसी कम्युनिटी से मिलेंगे। एक्चुअली आपने एक बात को गौर किया होगा कि दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर कंट्री में आपको रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ना के बराबर दिखेगा। जैसे हमारे देश में रिलीजन को नेशनलिज्म के साथ मिक्स किया जाता है, वैसे इन सुपर पावर कंट्रीज में आपको देखने नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक सवाल आता है, जैसे कि अमेरिका के केस ले लो। अमेरिका में 5 करोड़ विदेशी इमिग्रेंट रहते हैं, मीन हर 5 में से एक अमेरिकन किसी दूसरे कंट्री से आया। सो अमेरिका में क्यों नहीं कोई धर्म खतरे में आता है? क्यों यहाँ अलग क्रिश्चियन स्टेट की डिमांड नहीं होती है? क्यों यहाँ पे कोई रिलीजियस लीडर आके दूसरे रिलीजियस का इन्फ्लुएंस को कम करने की बात करते हैं? लेकिन जब मैंने सुपर पावर कंट्रीज की हिस्ट्री पर गौर किया तब मुझे एक बात पता चली कि उन्होंने रिलीजन को तो बढ़ावा दिया है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को कम करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग कदम उठाए और रिलीजन को स्टेट से अलग करने को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। बिकॉज 15th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी तक धर्म का होल्ड काफ़ी मजबूत था। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में धर्म इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते थे, और आज भी हम कई देशों में देखते हैं कि धर्म आपको पॉलिटिक्स में नजर आता है। जहाँ धर्म और देशभक्ति दो अलग चीज़ें होती है, उसे मिक्स करने की बात होती है। लेकिन बात सिर्फ सत्ता में आने की नहीं है, बहुत सारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सरकार के पॉलिसीज में भी इंटरफेयर करते हैं। जैसे ईरान का केस ले लो, ईरान में आप कोई भी बड़ा डिसीजन किसी भी उलेमा के बिना नहीं ले सकते। यही सभी कारण की वजह से वो फिर चाहे क्रिश्चियंस हो, हिंदू हो या फिर बुद्धिस्ट मेजोरिटी वाली कंट्री, उन्होंने आजादी के तुरंत बाद कंट्री को रिलीजन से अलग करने को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी भी शुरुआत जर्मनी से हुई। 16th सेंचुरी में जर्मन रिफॉर्मर मार्टिन लूथर ने चर्च के गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस दिए। खुद एक पुजारी होने के बाद भी उनका कहना था कि धर्म का काम होता है लोगों के बीच में आस्था और नैतिकता बढ़ाना। वही चर्च के लोगों को गवर्नमेंट के कामों में दखल नहीं देना चाहिए, उन्हें सोसाइटी और गवर्नमेंट के ऑर्डर को रिस्पॉन्सिबल तरीके से मेंटेन करने दिया जाना चाहिए। इसके बाद मार्टिन लूथर ने कई बड़े चेंजेस किए, जैसे कि धर्म गुरु के पावर को कम किया, बाइबल को कॉमन लोगों को एक्सेसिबल बनाया, जबकि कैथोलिक चर्च जो हजारों साल से लोगों पर अपना कंट्रोल जमा कर रखा था, उनके कंट्रोल को कम करने के लिए उन्होंने ऑन द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन बुक लिखी और कई सारे नए लॉज फॉर्म किए। दुनिया के 60 to 70% भूभाग पर राज करने वाले ब्रिटेन के बीच में भी आपको कई सारे सेक्ट के अंदर फाइट नजर आएगी। आयरिश, ब्रिटिश और वेल्स, इनके अलग अलग चर्च हुआ करते थे और ये पॉलिटिकल और जुडिशियल सिस्टम को कंट्रोल करते थे। थॉमस हेल्वे जो एक रिफॉर्मर थे, उन्होंने यहाँ पे धर्म को देश से अलग रखने के लिए द शॉर्ट डिक्लेरेशन दिया। इसके तहत इंग्लैंड में नेशनल सेकुलर सोसाइटी मींस NSS स्टैब्लिश की गई। NSS ने ब्रिटेन में चर्च के इंटरफेयर को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल लिया। इसने ना सिर्फ ब्रिटेन को सेकुलर कंट्री बनाया बल्कि रेशनल थिंकिंग करने पर भी फोकस किया।
अधार्मिक पंडितों और चर्च का अंधश्रद्धा से लोगों को निकालने के लिए एनएसएस ने फ्री थिंकर नाम की मैगजीन निकाली, जिसने इंग्लैंड को रिलीजियस सुपरस्टिशन से बाहर निकाला। अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री में पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बस इसलिए करवाया था कि वो रिलीजन को स्टेट से अलग रख सके। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फाउंडिंग फादर जेफरसन का फेमस स्टेटमेंट भी है कि वॉल ऑफ सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट, इस कंसेप्ट को प्रमोट करते हुए उन्होंने कानून भी पास। उनका कहना था कि देश में किसी एक रिलीजन का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, वही किसी भी सरकार को रिलीजन को प्रमोट नहीं करना चाहिए। बट थॉमस जेफरसन अगर इंडिया में पैदा होते तो शायद अब तक उन्हें न्यूज चैनल्स देशद्रोही बना चुके होते, लेकिन अमेरिका के केस में हमें ऐसा नहीं देखने मिला। लॉन्ग टर्म में अमेरिका को इसका काफी फायदा मिला। एक और सुपर पावर सोवियत यूनियन मींस आज के रशिया में भी हमें कई एंटी रिलीजियस कैंपेन देखने मिले। लेनिन के समय में रशिया में एंटी रिलीजियस कैंपेन शुरू हो गए थे। यूएसआर में ऑर्थोडॉक्स रशियन चर्च के कंट्रोल को कम करने के लिए यहाँ पे तो लॉस तो नहीं बनाए गए, लेकिन यहाँ पे सीधे एक्सट्रीमिस्ट से फाइट शुरू हो गई। सोवियत यूनियन के इस्टेब्लिश के पहले 5 सालों में बोल्शिक ने 28 रशियन ऑर्थोडॉक्स पादरी को और 6,500 धर्मगुरुओं को सीधा एग्जीक्यूट करवा दिया, जो यूएसआर पे इनडायरेक्टली कंट्रोल करना चाहते थे। यह एक एक्सट्रीम और बहुत ही गलत कदम था, लेकिन उनका भी एक ही मोटिव था कि वो धर्म को का जो इन्फ्लुएंस है वो देश में उसको वो कम करना चाहते थे। जापान भी इससे पीछे नहीं रहा है। जापान के इंपीरियल पावर बनने में मेजी ने कई रिलीजियस रिफॉर्म किए, जिसके लिए उन्होंने रिलीजियस लीडर शिमाजी मोकुराई को यूरोप और अन्य देशों में भेजा, जहां वो रिलीजियस फंक्शन को समझकर, उनके रोल को समझकर एक कलेक्टिव आइडिया के साथ जापान पहुंचे। अपने ट्रैवल के बाद शिमाजी मोकुराई ने द रिकंसेप्शन ऑफ रिलीजन एंड सेकुलर जापान की कंसेप्ट रखी। उनका ओवरऑल कंक्लूजन था कि अगर जापान को वेस्टर्न दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो उन्हें धर्म को अपडेट करना होगा, और इसीलिए उन्होंने एंटी बुद्धिस्ट एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए और बुद्धिस्ट टीचिंग को इंटरप्ट करते हुए उन्हें साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल एडवांसमेंट के साथ लोगों के सामने रखा। और ये एक कारण है कि आज जापान दुनिया का सबसे अधिक सेकुलर देश है, जहां धार्मिक एक्सट्रीमिज्म आपको ना के बराबर देखने मिलेगा। इंडिया में भी ऐसे काफी लोग हैं जिन्होंने सिमिलर तरीके से इंडिया को आगे बढ़ाया, जैसे कि रिलीजियस गुरु दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन को हटाकर रिलीजन को यूनाइट किया, और इससे काफी लोग प्रभावित भी हुए, जैसे कि मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भगत सिंह जैसे फ्रीडम फाइटर। वही इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू जी ने सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाया। सेकुलरिज्म को अक्सर लोग गलत समझते हैं। लोग समझते हैं कि सेकुलर मीन्स किसी धर्म के खिलाफ आप हो जाते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोग जो वोट होता है ना, वो धर्म के नाम पर नहीं मांगते, बल्कि डेवलपमेंट के नाम पर मांगते हैं। जैसे हमने ऊपर के देशों में कई देखा है, जहाँ पर आपको कई पे भी धर्म के नाम पर लोग वोट मांगते हुए नजर नहीं आते। बट सपोज एक कंट्री का सेकुलर टैग हटा दिया जाए, अगर वो कंट्री को धर्म के आधार पर एक रिलीजियस कंट्री बना दिया जाए, तो गेस कर सकते हो ऐसे केस में क्या होगा। जरा इस वीडियो को गौर से देखो। ये वीडियो है ईरान का 1978 के रिवॉल्यूशन से पहले का। अंडर द शाह रूल पॉलिटिकल फ्रीडम पे तो रेस्ट्रिक्शन था, बट सेकुलर मॉडर्नाइजेशन कल्चर को काफी फ्रीडम दिया गया। वुमेन्स यहाँ पे वोट कर सकते थे, कपड़ों की चॉइस कर सकते थे, वर्कफोर्स को ज्वाइन कर सकते थे, उनके लिए डाइवर्स एंड फैमिली प्रोटेक्शन लॉज भी थे। ये वो दौर था जहाँ पे ईरान जैसी मुस्लिम कंट्री में भी हिजाब बैन था। वुमेन्स एंड मैंस फ्रीली मिक्स होकर एजुकेशन ले सकते थे, और उन्हें एजुकेशन लेने में काफी सपोर्ट किया जाता था। ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद यह है आज का ईरान आफ्टर इस्लामिक रिवॉल्यूशन। आज यहाँ पे एक सेपरेट पुलिस है जो हिजाब ना पहनने पर आपको गोली मार सकती है। पासपोर्ट का फोटो जो पहले कुछ इस तरह से दिखता था, वो आज कुछ इस तरह से दिखने लगा है। स्टेट का रिलीजियस ड्रेस कोड आपको फॉलो करना ही है, वो कंपलसरी है। अगर वो ना करे तो आपको गोली मार दी जाएगी। इस रिवॉल्यूशन को अक्सर कई सारे लोग इकोनॉमिकल बात करके उसे सही ठहराते हैं, बट इस रिवॉल्यूशन का इकोनॉमी में कोई बड़ा रोल नहीं है। एक्चुअली ईरान का ऑयल एक्सप्लोरेशन इतना हुआ था कि 80 के दशक में $1 ट्रिलियन का ऑयल निकाला गया था, जो एवरेज पर पर्सन $5,000 की इनकम बढ़ा रहा था। और ऐसे ही ईरान के पड़ोसी देश जो कागज पर सेकुलर कंट्री है, जैसे कि वेस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हमें प्योर ब्लड के नाम पर देखने मिला। प्रो पाकिस्तानी लोगों ने 1971 में बंगाली नेशनलिस्ट इंटेलेक्चुअल को मार दिया। एक्चुअली जब हम एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट कंट्री को देखते हैं, तो यहाँ पर रिलीजन का रोल सिर्फ सत्ता में आने के लिए होता है। वो रिलीजन का वायलेंस
सत्ता को बचाने के लिए होता है। जैसे पाकिस्तान में पंजाबी डोमिनस मुस्लिम के रूल था, उन्होंने बांग्लादेश में एक्सट्रीम क्राइसिस क्रिएट करवा दिए। ईरान के उलेमा जिन्हें इस्लामिक कंट्री स्टैब्लिश करनी थी, रिलीजियस लीडर आपको हमेशा रीजनल और रिलीजियस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि वो आपसे बात करेंगे कि एक नई कंट्री बनाई जाए, जैसे कि हिंदू राष्ट्र, एक इस्लामिक स्टेट, खलिस्तान, क्रिश्चियन स्टेट, कुछ इस तरह से। और इसके लिए रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट आपको पॉलिटिकल एफिलिएशन या दूसरे कम्युनिटी के साथ वायलेंस भी करते नजर आएंगे। और आपको बता दो कि इंडिया भी इससे बचा हुआ नहीं है। 1990 में कश्मीर वैली में हिंदुओं को बाहर निकालने के लिए और इस्लामिक कश्मीर बनाने के लिए कई सारे इस्लामिक सेपरेटिस्ट ग्रुप ने 30 से 40 हजार हिंदुओं को निर्वासित किया। वही 1000 से भी ज्यादा कश्मीर पंडितों को मारा गया। इंडिपेंडेंस के लंबे समय के बाद ये देश का सबसे बड़ा रिलीजियस माइग्रेशन था। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक्सट्रीमिज्म सिर्फ एक रिलीजन में है, तो आपको कंधामर मैसेकर का इस लड़की का फोटो आपको जरूर देखना चाहिए, जिसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। 100 से भी ज़्यादा चर्च को यहाँ पे जलाया गया, 5600 क्रिश्चियंस घर को जलाकर बर्बाद किया गया और 50 से 60 हजार लोगों को घर से दूर कैंप में सेटल किया गया। और इसमें वाराणसी आश्रम, आरएसएस और बजरंग दल जैसे हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप शामिल थे। और शायद ये जो इंसिडेंट है ये आपको पता नहीं होगा, बिकॉज इंडिया में कोई क्रिश्चियन जनता पार्टी नहीं है जो आपको ये बता सके। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ देखेंगे जहाँ पे क्रिश्चियंस मेजोरिटी में है, वहाँ पर भी आपको एक्सट्रीमिज्म देखने मिलेगा। वहाँ पे नागालैंड की इंसर्जेंसी में NLFT मीन्स नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को वापिस चर्च ने आर्म्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, बिकॉज उन्हें इंडिया में एक अलग क्रिश्चियन स्टेट इस्टेब्लिश करना था। NLFT ने 20 से अधिक हिंदुओं को मारा और हजारों ट्राइबल्स क्रिश्चियन को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया। जब आपने ऊपर के तीनों इंसिडेंट को देखा तो जहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे था, तो ऐसे केस में आप जो रिलीजियस लीडर होते वो आपको अलग स्टेट या राष्ट्र की डिमांड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट ओवरऑल जब इंडिया के केस में हम आते तो ये वायलेंस जो है ये हजारों सालों से चले आ रहे इंडिया का सेकुलर टैग को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। इंडिया जहाँ पे बुद्धा से लेके कबीर तक ऐसे क्रिटिक्स हिंदू रिलीजन को मिले हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज किया है, वो भी होली हिंदू सिटी बनारस में रह के। सोचो किस तरह का सेकुलरिज्म हिंदू धर्म ने सिखाया है। सिर्फ साहित्य ही नहीं तो आपको ऐतिहासिक दीवारों में भी आपको सेकुलरिज्म नजर आएगा। इंडिया के एलोरा केव्स को ही देख लो, जहाँ पे टोटल 35 केव्स है, उसमें से 12 बुद्धिस्ट है, 17 हिंदू है और 5 जैन है, और सारे एक ही जगह पर को एग्जिस्टेंस करते हैं। सोचो किस लेवल का को एग्जिस्टेंस सेकुलर हमें उस समय पे देखने मिला होगा। अगर तुम सेकुलर नहीं बनोगे तो तुम्हें इकोनॉमी सेकुलर बना देगी। गल्फ के केस को देख लो, जहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे सेकुलर कदम उठाए जा रहे हैं, धार्मिक प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, मंदिर बनाए जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज है जो कंजर्वेटिव को 2 दिन में सेकुलर बना देते हैं। हमने कई देशों में देखा है जहाँ पे आधी से ज्यादा पॉपुलेशन आपको सेकुलर दिखाई देंगे। इस ग्राफ को ये देख लो। लेकिन अगर आप इंडिया के केस में देखोगे तो यहाँ पे ये आंकड़ा 5% के बिलो है। फ्यूचर में यहाँ पे धार्मिक एक्सट्रीमिज्म अगर पीक लेवल पे बढ़ा तो ये बहुत ही हानिकारक होगा देश के लिए। आपको क्या लगता है इंडिया के केस में कौन से स्टेप लेने चाहिए सेकुलर कंट्री बनने के लिए और फ्री थिंकिंग सोसाइटी इस्टेब्लिश होने के लिए? प्लीज कमेंट बिलो।